अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 13 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत ने कल बजट पेश किया। यही बजट का बहाना बार बार इलेक्शन की राह में रुकावट बन रहा था और तहरीक इंसाफ के साथ आखिरी मुज़ाकरात में ये मुतालबा बड़ा खुलकर सामने आया था कि हमें बजट पेश कर लेने दें तो इलेक्शन का फैसला हो जाएगा, कर लेंगे। तो क्या कल के बजट के बाद हम ये समझें कि हालात साजगार हो गए हैं, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा होने जा रहा है? क्या यही वो बजट था जिसके लिए हुकूमत कह रही थी कि असम्बली तहलील नहीं कर सकते? इस बजट में इलेक्शन के लिए 48 अरब रुपए भी रखे गए हैं, यानी इलेक्शन इसी फाइनेंशियल ईयर में होंगे, ये हमें बजट भी बताता है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर तो जून 2024 तक चल सकता है। क्या तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पार्टी से अलहदगियों के बाद भी इलेक्शन की टाइमिंग बहुत मैटर करती है? आज वज़ीर ख़जाना ने जहां इलेक्शन के लिए रकम मुख्तस करके खुद को इलेक्शन कराने का हामी जाहिर किया, वहीं ये इशारा भी उन्होंने दिया कि इलेक्शन कराने में मजीद ताखीर अब गैर आइनी नहीं है। क्या कहा डार साहब ने, जरा ही देखिए। इंटेंशन हमने पैसे रख दिए है तो इसका मतलब कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, लेकिन दो पार्टीज के अगर हेड्स नहीं कहा है तो उनकी कोई होगी, हम उनसे पूछेंगे आपका क्या है, तो कोई खुदा ना खास्ता कोई बदनीति की बात नहीं है हमारी तरफ से। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत, ये आज का जो आजकल मंजरनामा है, इसका अवलीन पॉइंट ऑफ कंटेंशन यही इलेक्शन का ना होना है। बात बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ चुकी है, ये कांटा अभी तक निकल नहीं पा रहा है। और आज पीडीएम के वज़ीर ख़जाना ने इलेक्शन में ताख़ीर की बात करके सियासी कंट्रोवर्सी को और हवा दे दी है। क्या वफाकी इलेक्शन पर भी सूबों वाली आइन शिकनी होने जा रही है? क्या वाकई ही पीडीएम हुकूमत बर वक्त इलेक्शन के लिए संजीदा नहीं है? और डॉक्टर साहब कैसे ये कह सकते हैं कि ये गैर आइनी नहीं है, क्योंकि पीडीएम रहनुमाओं के बयान से लगता है कि वो इलेक्शन की जगह कुछ और ही सोच रहे हैं। इस खदशे को तक़वियत साबिक़ सदर जरदारी साहब के बयान से मिलती है, जिसमें जरदारी साहब ने कहा कि ये लोग इलेक्शन नहीं करा सकते, 2 महीनों में इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूँगा। लेकिन काश जरदारी साहब ये कहते कि इलेक्शन तब होंगे जब आइन और कानून चाहेगा। आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। बहरहाल चंद रोज़ पहले मुल्क के नामवर कानूनदान सियासतदान चौधरी एतजाज़ एहसन ने भी कहा कि नवाज शरीफ इस वक्त पावरफुल हैं, सारे फैसले उनकी मर्जी से हो रहे हैं। क्या कहा एतजाज़ चौधरी ने, जरा देखिए। इस वक्त मोस्ट पावरफुल पर्सन है पाकिस्तान की, जो किस्मत के ये सारे फैसले उसकी इजाजत के बगैर IMF के साथ कोई समझौता नहीं हो। जब होना जब नवाज शरीफ ने इजाजत देनी हो। बजट किस किस्म का होना है उसका ओवरऑल लंदन से ये प्रूव हो गया। नवाज शरीफ तो डॉक्ट हो गया। मरियम ने जो कहा था वो उसने मनवाया और उसको ये तस्लीम करना पड़ता है। वो जुर्रत से उसने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड करो, इसको डिस्ट्रॉय करो, इसको खत्म करो, इसको हटा दो, इसको जेल में डाल दो, जेल में डाल दें, फिर हम इलेक्शन का फैसला। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शन का मामला आइन की बजाय आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ की मंशा के मुताबिक हल होना है कि जब उनको सूट करेगा तभी ये इलेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे इस मुल्क को? 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ जिस हालत को पहुंच गई है, ऐसा महसूस होता है कि अब पीडीएम की हुकूमत को कोई इलेक्शन डिले से रोक सकेगा, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बजट पेश करने का बहाना तहरीक इंसाफ की जिस मुज़ाकराती कमेटी के सामने किया गया था उसमें से तो लोग निकल चुके हैं और शायद जो बाकी मेंबरान बचे हैं वो तो अब इनसे हिसाब मांगने के काबिल नहीं हैं। पीटीआई को छोड़कर जाने वाले बड़े बड़े नाम हमें अफसुर्दा नज़र आ रहे हैं। जो जहांगीर तरीन की पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, कोई अपना मुंह छुपा रहा है, कोई शर्मिंदा नज़र आ रहा था और कोई परेशान नज़र आ रहा था। अब बड़े हमने उस दिन चेहरों पे परेशानियां, शर्मिंदगी और मुंह छुपाते हुए हमने वो मनाजिर देखे। ऐसे में कौन है जो हुकूमत को बर वक्त इलेक्शन के लिए मजबूर कर सकेगा? क्योंकि जिस पार्टी का हम जिक्र कर रहे हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जो जहांगीर तरीन की क़यादत में बनी है, तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले जो लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, उस पार्टी का तो अभी तक मंशूर भी नहीं बना। वो 3 बार वज़ीर आज़म रहने वालों को कैसे इलेक्शन के लिए पार्टी मजबूर कर सकेगी, जिनके आगे बड़ी अदालतों के बड़े मुनसिफों के फैसले कुछ नहीं कर सके? क्या उन्हें ये नौज़ायदा पार्टी इलेक्शन कराने पर मजबूर कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सुबह पंजाब में इलेक्शन नहीं हो सके थे, जिस पर आइन की वायलेशन तो नज़र आती है, लेकिन आइन में इलेक्शन ना करने की कोई प्रोविजन दिखाई नहीं देती। यही नहीं, अदालती हुक्म ना मानने पर सजाएं भी वाज़ेह हैं, लेकिन वहाँ पूरी पार्लियामेंट को आपने सामने लाकर खड़ा कर दिया और फिर कोई एक्शन भी नज़र नहीं आ रहा। तो नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने कल जो बजट पेश किया है, इसमें लगभग आधा खसारे का बजट पेश किया है और जो रेवेन्यू इकट्ठा करने का हदफ जो सेट किया है उसका अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि लास्ट ईयर का कोई भी मुआशी हदफ हुकूमत पाकिस्तान ने हासिल नहीं किया था। आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर डार साहब ने का जो एतमाद था
लहजा था, बड़ा पुरएतमाद वो नजर आए हमें। नए टैक्सी से उन्होंने कहा कि महंगाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डार साहब ने बिल्कुल ऐसे ही कहा था कि डॉलर नीचे आ जाएगा। डार साहब ने ऐसे ही कहा था कि IMF भी मान जाएगा। डार साहब ने इसी पुरएतमाद लहजे में कहा था कि आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ऐसे ही पुरएतमाद लहजे में डार साहब ने कहा था कि हम महंगाई को कम करेंगे, लेकिन ना जाने क्यों अवाम अपने वजीर खजाना की बात को मानने को तैयार नहीं है। अवाम का ये मानना है कि ये बजट भी महंगाई के जिन को बोतल में बंद नहीं कर पाएगा। क्या कहा, हमने मुख्तलिफ शहरों से लोगों की राय ली है, इस बजट के हवाले से जरा देखिए। सारी मुलाजमीन को दे दिया, आम पब्लिक तो मारेगी बेचारी। प्राइवेट सेक्टर में जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं, क्या ये उन हाजिरों को बात करेंगे कि भाई इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ या कुछ करो? में जो रेड़े पे सोने वाले लोग हैं उसके लिए इसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया है, बस सिर्फ ये खाने के लिए है और खाते ही रहेंगे। बेरोजगार तबके के लिए क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने कभी ये सोचा है कि अवाम कितना जलील ख्वार होते हैं, गरीब तबका, मजदूर तबका आटे की लाइनों में? थोड़ी सी मराहत अगर दी गई तो चीज़ें भी उसी हिसाब से इन्होंने महंगी कर दी हैं। एक आम इंसान के लिए जो तनख्वाह का स्टैंडर्ड रखा है वो 30,000 रुपये है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। हुकूमत को ये चाहिए कि वो गरीब आवाम के लिए भी जब वो बजट पेश करे तो उनकी जो हालत है उसको मद्देनजर रख कर जो है बजट तरतीब दे। ये जो 200 अरब प्लस जो इन्होंने टैक्स लगाया आवाम पे, ये बड़ा मुश्किल है कि ये पूरा हो, और ये गरीब आवाम बिल्कुल नहीं दे सकता। सब्सिडी दे हमें यूटिलिटी स्टोर पर, मार्केटों पर, जिससे गरीब का फायदा हो। ये तो नहीं है ना कि मतलब IMF शर्त रखे और गरीब आवाम पे लोड है। अगर यंगस्टर के लिए या फीमेल्स के लिए बजट में कुछ है ही नहीं तो मुल्क किस तरह तरक्की करेगा और आगे जाएगा? इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, कोई चीज सस्ता नहीं हुआ है। बिजली का वही रेट है, पेट्रोल का वही रेट है, डॉलर का वही रेट है, तो बजट कहाँ से आ गया? ये ना होने वाले के बराबर बजट है। बड़े से बड़े जो खुशहाल तबका था ताजरों का, वो इस वक्त दार रोटी के चक्कर में है। यही तवक्को करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे लिए और इस मुल्क के लिए बेहतर करे। PDM की कारकर्दगी सिफर है भाईजान, कारोबार है नहीं है, और ऊपर से गवर्नमेंट कह रही है 8 बजे शॉप्स वगैरह बंद कर दे। तकरीबन 650 अरब का खसारे, गरीबों को खून और चूसेगा ये लोग। इससे तो बेहतर तक ये बजट पेश करते ही नहीं। बजट नजरसानी करें, गरीबों के लिए आटा, दाल, चीनी, पेट्रोल इनको नहायत कम करके आवाम के लिए देना चाहिए। बहरहाल अवाम तो इस बजट से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन सवाल अपनी जगह पर खड़ा है कि बजट तो बहरहाल पेश हो गया है, जिसके लिए इतने हीले बहाने किए जा रहे थे। अब क्या मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर पंजाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, माहिर कानून लतीफ़ खोसा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपका। खोसा साहब, सबसे पहले तो ज़रा अपनी एक छोटी सी मुख्तसर सी राय दे दें इस बजट के हवाले से कि इस बजट से आम आदमी की ज़िंदगी को कोई फ़र्क पड़ेगा पॉजिटिव वे में? अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ये PDM की 13 जमाती जो हुकूमत है, इत्तेहाद है, क्या इन्होंने ये इलेक्शंस के लिए बजट दिया है? सियासी बजट है, अवामी बजट है? आपकी क्या राय है इस पर? देखें, 14.5 खरब का जो बजट दिया है, इसमें 7 खरब और 500 अरब रुपया खसारे का बजट है, और इसमें जो है 9 खरब और 700 अरब का जो है टैक्सेस FBR ने वसूल करने हैं, जिसमें 200 अरब इजाफी है पिछले साल से। और अगर आप इसकी GDP की रेशो देखें इस वक्त की, तो 0.29 की GDP की रेशो है, जो आबादी भी 1.92। आप इसको समझ रहे हैं सही? 0.29 करोड़ जो माहिरीन है वो इसको नेगेटिव में रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सिर्फ पॉजिटिव में दिखाया गया है अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। ये नहीं, मगर क्या है, इन्होंने कहा था कि 3% की GDP ग्रोथ होगी। 3% की बजाय ये 0.29 जो इनके ऑफिशियल फिगर्स हैं। चले मैं ऑफिशियल फिगर्स पर ही ले लेता हूँ, अदरवाइज तो आपने ठीक कहा, आवाम की आपने बात सुनाई, जमहूर तो रुल गई है। जमहूरियत का इन फिगरेटिव जगलरी से कोई दखल अमल नहीं है। ये अददी जो हेरा फेरी है ना, ये तो सारे बाबू लोगों के लिए होती है जो बजट बनाते हैं। इस बजट से आवाम क्या समझ सकती है कि ये क्या करने जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ये तो इन्होंने लोगों की आंखों में धूल झोली है। और दूसरी बात ये है कि ये अशराफिया का बजट है।
यार मुझे समझ नहीं आती है, आप कैसे आवाम बेचारी समझती है कि हमारे हमदर्द वहाँ बैठे हैं, और जो कभी अपनी सब्जी लेने नहीं गए, जिनको दाल चाने भाव का पता ही नहीं है, जो प्याज का, टमाटर का, भिंडी का, गोश्त का, दूध का, अंडे का, जिनको भाव कभी खरीदा ही नहीं है, जिन्होंने जाके मंडी में, उनको क्या पता हो कि क्या आग लगी हुई है मंडी में, जो है वो लोग किस तरह से जो है बेचारे अपना कस्म पुर्सी के आलम में है, आलमान उनका तो जो है वो दस्तरस नहीं है। और मैं आप हैरान होंगे कि इस वक्त आधी से ज़्यादा पाकिस्तान की जो है वो गुर्बत की दहलीज से नीचे चली गई है, 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है उनको, और ये बातें कर रहे हैं या आसमान की बातें कर रहे हैं। ये यकीन कीजिएगा कि अभी देखें ये 400 पे डॉलर पहुंचेगा, अभी तो ये 315 पे पहुंचा है ना, या 320 पे, जो कहते थे कि 240 का है और 200 पे मैं ले आऊँगा। ये माशाल्लाह इसहाक डार साहब जब तशरीफ़ लाए थे तो इन्होंने कहा था 200 पे मैं लेके आऊँगा इस डॉलर को, और अभी तो 350 तकरीबन हो गया है। और ये देखना, आप आगे देखें जरा, पीपल्स पार्टी भी सब में बराबर की शरीक नहीं है, 400 पे जाएगा। ये सब कुछ होता जा रहा है, पीपल्स पार्टी फिर भी बैठी हुई है, हर तरह का इकदाम एक्सेप्ट कर रही है, उन्हें हर चीज़ काबिल कबूल है, क्योंकि वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, भले डॉलर 400 पे पहुंच जाए। देखें, आप मेरी दुखती रग पर हमेशा हाथ रखती हैं और सारे ही तकरीबन ये मुझे छेड़ते हैं इस किस्म का। देखें, ये जो फैसला साज हैं इस वक्त, वो इसहाक डार साहब PMLN है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ PMLN है, इनका सुप्रीमो जो लंदन में बैठ के सज़ा याफ्ता है, जो कंट्रोल करके सारा कुछ जो है इस हुकूमत को चला रहे हैं। तो हुकूमत अगर इस तरह से चलनी है तो फिर आपके अवाम को तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, फिर तो रुल गई अवाम। और जहाँ तक ताल्लुक है इलेक्शन का, देखिए इलेक्शन का जमहूर के पास जाना आपका लाजिम है। 48 अरब जो इन्होंने रखे हैं। मुझे एक बात बताएं, डार साहब ने किस पर्सपेक्टिव में बात की है कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो कोई गैर आईनी नहीं है ये बात? मुझे तो ये मंतक समझ में नहीं आई डार साहब की। देखें, ये दोनों के दोनों हाथ मलते रह जाएंगे, ये सारे के सारे हाथ मलते रह जाएंगे। किंग्स पार्टी भी, तरीन की भी पार्टी हाथ मलती रह जाएगी। आप देखें तो सही, ये 12 अगस्त को जा रहे हैं, 12 अगस्त से को केयर टेकर्स आ जाएंगे। अच्छा। जिस तरह माशाल्लाह इन केयर टेकर्स के, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के केयर टेकर्स के 90 दिन पूरे नहीं हुए, उसी तरह जो है केयर टेकर्स टेक्नोक्रेट आएंगे। अब जमातों के नहीं आएंगे। अब आप देख लेना, अब आप देख लेना इन जमातों के साथ भी जो होने जा रहा है, इन जमातों के साथ भी जो होने जा रहा है, आप देखेंगे कि टेक्नोक्रेट्स आएंगे। और टेक्नोक्रेट्स जो है वो फिर जाहिर है कि इन जमातों के साथ जो बहुत खुश हो रहे हैं और शादियाने बजा रहे हैं, इनके साथ भी जो होने जा रहा है, इनकी सोच है इसलिए क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? खोसा साहब जरा बता दें क्या होने जा रहा है। देखें, ये तो बाहर हो जाएंगे 12 अगस्त के बाद। हाँ, नेचुरली बाहर हो जाएंगे 12 अगस्त से। तो एक दिन आगे नहीं असेंबलियां चल, अगर असेंबली नहीं है तो ये वजारत उज़्मा भी नहीं है, वजारत आला भी नहीं है। ठीक हो गया, वो 2 सूबे जो बाकी रह गए उनमें नहीं होगी हुकूमत। अब आ जाएंगे केयर टेकर। आप लिख लें, केयर टेकर जो है आपके बनेंगे टेक्नोक्रेट्स, किसी और की मर्जी के बनेंगे। अच्छा। और टेक्नोक्रेट्स बन के फिर इन पे भी वही होगा। तो इसका मतलब है केयर टेकर सेटअप राजा रियाज और शहबाज शरीफ की मुशावरत से नहीं बनना। अरे बाबा, आपको ख्याल है कि राजा रियाज और ये जो है अपना माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब बनाते हैं? बाहर कैफ जाने दें, ना करें, आप पर भी अर्फ आएगा, मुझ पे भी आ जाएगा। केयर टेकर जो है न्यूट्रल टेक्नोक्रेट्स बनेंगे। टेक्नोक्रेट्स बन के वो फिर इनके साथ भी जो होने जा रहा है ना, बाद में लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड में फिर ये 90 दिन या 60 दिन जो भी होगा, ये फिर आप आगे उसी तरह जाएंगे माशाल्लाह जिस तरह पहले जाते रहे। और नहीं तो ये सेटअप टेक्नोक्रेट्स का सेटअप लंबा चलेगा, छोड़ी नहीं है। टेक्नोक्रेट्स का सेटअप लंबा जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, जब तक मस्बत नताइज की तवक्को नहीं होगी। और मस्बत नताइज तब होंगे जब इनके खिलाफ जो नफरत है PDM की हुकूमत के खिलाफ, उसकी भी कोई और जिम्मेदारी नहीं लेगा और इन्हीं पर डाली जाएगी। वो जिम्मेदारी भी इन पर डाली जाएगी, ताकि ये जो है वो इससे मुबर्रा होकर वो कहें कि हमने तो आवाम की बेहतरी के लिए जो है टेक्नोक्रेट्स लाए हैं। अच्छा, मस्बत रद्द-ए-अमल में वो नवाज शरीफ की सजाओं का माफ होना भी शामिल हो सकता है, जाहिर है उस चीज़ का भी इंतजार होगा। प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड।
अब एक तो सूरत ये है कि ये हो, दूसरी सूरत ये है कि उनको भी नाअहल बाहर रखा जाए और एक नई जो है बाद में एक नमूद आए एक पाकिस्तान के लिए, एक वो क़यादत आए जो बेदाग हो, जिन पर इल्ज़ामात ना हो, क्योंकि ये तो सारे टेंटेड हैं और टेंटेड जो है कोई और क्यों अपने ऊपर दाग लेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि जो बेदाग हैं वो लोग आगे आएँ, ताकि जमहूर को ये यकीन बावर हो कि ये जो क्योंकि एक बात इमरान खान की आप देखें कि उसने अपने आप को तो ख़राब कर लिया है, लेकिन इनको भी किसी काबिल नहीं छोड़ा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ़ खोसा साहब, साबिक़ गवर्नर पंजाब मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी बजट के हवाले से। हमने आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लोगों की राय जानी बजट को लेकर। कोई भी औरत मर्द कोई भी खुश नहीं है, कोई आम आदमी खुश नहीं है जो कल बजट दिया है। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह एक तो बुनियादी वजह ये है कि बजट कभी भी आप 10 साल पहले कभी अगर इंटरव्यूज़ निकालेंगे आम लोगों के तो वो बजट से खुश नहीं होते। ये तो एक स्टैंडर्ड है और खुश होना भी नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है, बजट एक कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट होता है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बजट में आपको आटा, चीनी और दूसरी चीज़ें सस्ती की जाएंगी। बजट एक बेसिकली, और मीडिया ने उसको एक हाइप दे दी है। व्हाट इज़ बजट? बजट में एक तखमीने बताए जाते हैं कि जी टैक्स रेवेन्यू इतना कलेक्ट होगा, अखराजात इतने होंगे और फिस्कल डेफिसिट उसके नतीजे में ये होगा। कौन कौन सी इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म मेजर्स, देखिए ना, एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर आगे ले जाने के लिए, उनको बूस्ट करने के लिए इकदाम हैं, तो उससे एकदम से तो कॉटन सस्ती या चीनी सस्ती या टमाटर सस्ते नहीं हो सकते। जो आज इकदाम अनाउंस किए गए हैं उससे आने वाले महीनों में और सालों में फायदा होगा। ज़ुबैर साहब, मुझे वो अपने बचपन के बजट भी याद है। यकीन करें, सब घर वालों को, पूरी फैमिली को इतना इंतजार होता था आज बजट आ रहा है, क्या चीज़ सस्ती हो रही है, आम आदमी के लिए क्या रिलीफ मिलने जा रहा है, कौन सी चीज़ पर आपको कितना फ़ायदा होगा। मतलब कि लोगों को बाकायदा एक इंतज़ार होता था और इतना आसान होता था आम बंदे के लिए बजट को समझना। अब तो ये अल्फाजों को आगे पीछे घुमा कर इस तरह पेश करते हैं कि आम आदमी के बस की बात ही नहीं है इन बजट्स के नंबर को समझना। पता नहीं पहले कैसे पेश किया जाता था, मैं तो जब से सुन रहा हूँ मुझे तो यही इसी तरह के बेसिकली चीज़ें होती हैं। जाहिर है इकोनॉमी से रिलेटेड है, उसमें कुछ टर्म्स कॉम्प्लेक्स होती हैं, कुछ आसान होती है। अब अगर आप बाज़ार में जाके पूछेंगे लोगों से कि फिस्कल डेफिसिट ठीक है या नहीं, तो लोग क्या जवाब देंगे? लोग तो ये देखना चाहते हैं कि जी क्या इससे फ़ायदा होगा। देखिए, लोग कहते हैं कि अवाम दोस्त बजट है या बिजनेस फ्रेंडली बजट है। बिजनेस फ्रेंडली बजट होना चाहिए। बिजनेस फ्रेंडली इसलिए होना चाहिए कि ताकि उसमें इतने इंसेंटिव्स हों ताकि बड़े बड़े बिजनेसमैन, चाहे वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, वो उनके लिए अट्रैक्शन हो, वो इन्वेस्टमेंट करें, उससे जॉब्स क्रिएट होंगी, उससे टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होगा, उससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी, उससे ग्रोथ आएगी, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। तो ये तमाम चीज, दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। और हमें देखना भी इसी तरह से चाहिए कि क्या ये इनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट को या नहीं। यही मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, क्या ये बजट इनकरेज करता है? पिछले 2 सालों से तो हम यही देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इतनी कम हो चुकी है हमारे मुल्क में, कोई भी सरमायाकार यहाँ पर इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है। वजह क्या है कि यहाँ पर आपकी बिजली इतनी महंगी है? बिजली जी 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 प्लीज। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो है पाकिस्तान में जो एजुकेशनल पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट इमरान खान साहब लेके आए थे। जिस मुल्क में एक इतनी बड़ी जमात 24 आवर्स एजुकेशनल पॉलिटिक्स की तरगीब दे कि हमने छीन के लेना है अपना हक, उस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आ सकता। कैसे आ सकता है? हर वक्त एक आप लॉन्ग मार्च प्लान कर रहे हैं, शॉर्ट मार्च प्लान कर रहे हैं, एजुकेशन प्लान कर रहे हैं, उसको तोड़ फोड़ प्लान कर रहे हैं, और ये प्लान कर रहे हैं कि, और अपने लोगों को, मैं अपने अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा,
कि प्लेट में रख के आपको कोई आज़ादी नहीं देगा, छीन के लेनी पड़ेगी। छीन के मतलब फिजिकल ना, यू हैव टू बी फिजिकल, यू हैव टू शाउट एट पीपल। बाजारों में, मस्जिदों में, मस्जिद मुनव्वरा में, आपको मदीना में जाके आपको शाउट करना पड़ेगा, फिर जाके आपको आज़ादी मिलेगी। ये कौन सा तरीके का? ऐसे माहौल में एजुटेशनल पॉलिटिक्स जहाँ इतनी पीक पर हो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने आएगा। ये तो अब शायद हालात थोड़े से इम्प्रूव हो जाए, 9 मई के बाद हालात आपको इम्प्रूव होते लग रहे हैं? जो तहरीके इंसाफ के साथ हो चुका है, जिस तरह तहरीके इंसाफ के लोग छोड़कर जा चुके हैं, जो किंग्स पार्टी सामने आ रही है, आपको लग रहा है कि हालात कुछ नॉर्मल होंगे अब? हाँ बिल्कुल होंगे। देखे ना, अगर कोई भी पॉलिटिकल शख्सियत हो, लीडर हो, वर्कर हो, और मैं भी उसमें शामिल हूँ, नहीं चाहता कि कोई भी पार्टी इस तरह से ना टूटे। लेकिन जिस तरह से उनके खुद लोग छोड़ के, और पहले ये कहा गया कि जी उनको इतना डराया गया कि वो जेल से बाहर निकल के ऐलान कर दिया उन्होंने कि मैं तो पॉलिटिक्स भी छोड़ रहा हूँ। 4 दिन के बाद देखा लाहौर पहुंच गए, ज़मान पाक के सामने से गुजर रहे हैं। ज़मान पाक के सामने से गुजरते हुए कोई फर्क नहीं पड़ा उनको कि सारी उम्र तो हम यहाँ आते थे इमरान खान के पास, अब उसके जो बिटरेस्ट राइवल है जहांगीर तरीन, उसके पास जा रहे हैं। वैसे मैं अगर आपसे ये पूछूं जुबैर साहब कि आपको सबसे ज्यादा हैरानी किस शख्सियत के या कौन सी शख्सियत के तहरीक इंसाफ छोड़ने पर हुई, तो वो कौन से नाम है? कुछ तो हैं जो अभी तक ऐलान नहीं हुआ, उनकी बात तो नहीं मैं करूंगा, लेकिन जिनका ऐलान हो गया उसमें मेरा ख्याल है अली जैदी, जिस तरह मतलब वो लोग जो कि इमरान खान के साथ जिन्होंने सियासत की थी, जिस तरह फवाद चौधरी तो पहले से सियासत कर रहे थे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में भी थे, तो जाहिर सी बात अगर आप 3 पॉलिटिकल पार्टीज चेंज कर सकते हैं, चौथी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अली जैदी और इमरान इस्माइल वगैरह जो थे, जिन्होंने सिर्फ सियासत का आगाज़ किया था इमरान खान के साथ, और कहते भी ये थे 3-4 दिन पहले तक ये कहते थे यहाँ गोली मार देना अगर मैंने छोड़ दिया इमरान खान को, उनके लिए बहुत ही सरप्राइज है कि जी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी सी इज्जत अपनी भी रखनी थी और अपने घर वालों की भी, और ये जस्टिफाई ये भी कह सकते थे कि यार बड़ा अजीब लगता है लाहौर आते हुए, आप आ जाना, हमारे घर आ जाना, हमें भी मौका मिल जाएगा एक, जिस तरह वो कई हमारे यहाँ कहते हैं ना कि घर जब कोई आता है तो हम उसको ना नहीं कर सकते, तो कोई मतलब कि आप चाह रहे हैं कि फेस सेविंग करनी चाहिए थी इन लोगों को? बिल्कुल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए खराब है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में धब्बा है कि जी इतना आप जब हम कहते थे मम्मी डैडी क्राउड, तो वो सब कहते थे देखा उन्होंने शो कर दिया कैसे पॉलिटिक्स करते हैं, निकलते हैं। वो निकलते इसलिए थे कि उनको कुछ कहा नहीं जाता था, वो शाउट करते थे। मैं माजरत के साथ जो पढ़ी लिखी भी ख्वातीन भी हैं, पीटीआई के पढ़े लिखे मर्द भी हैं, जिस तरह से वो 2014 में भी शाउट करते थे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर, एक एसएसपी की फिजिकल ठुकाई कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर, एंड एवरीवन इज हैप्पी अबाउट इट। मस्जिद नबी में जैसे मरियम औरंगजेब पर शाउट कर रहे हैं और सब जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी वो तो होगा। हाँ। क्यों होगा? इज दिस द वे पॉलिटिक्स इज डन? क्यों होगा? ये नहीं कोई सवाल पूछ रहा। देखें जी लोगों की नफरतें, इतनी नफरतें क्यों है? पॉलिटिकल राइवल है, कोई एनिमीज तो नहीं है, पॉलिटिकल राइवल्स हैं, आप भरपूर पॉलिटिकल मुखालफत करें। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आपने एक तरफ कहा कि एक तरफ हुसैन की फौजें हैं, दूसरी तरफ यजीद की फौजें, ये कौन सी पॉलिटिक्स होती है? इससे तो नफरतें इतनी एक्सट्रीम पर पड़ती है जिसका मुजाहरा हमने मई 9 को देखा। जुबैर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्टेबल्स की सियासत में बहुत अहमियत होती है, ख़ास तौर पर इलेक्शन वाले साल में। अगर इलेक्टेबल्स को एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं तो इससे उनको भी फ़ायदा होता है और पार्टी को भी फ़ायदा होता है। अब जितने भी किंग्स पार्टी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है छोड़कर गए हैं, ये अपना वोट बैंक बरकरार रख पाएंगे या अभी भी आप समझते हैं कि वोट तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के नाम का ही है, इन लोगों की कोई अहमियत नहीं है उसके बगैर? थोड़ी बहुत अहमियत तो होती है, लेकिन अगर आप ये कहें बाय एंड लार्ज जाहिर सी बात है वो जो बैलेट पेपर था जिस पर बल्ले का निशान था उस पर लोग मोहर लगा रहे थे, उस पर ठप्पे लगा रहे थे, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। और अगर वही लोग किसी और सियासी जमात में जाएंगे जो इसमें तहरीक इस्तेकाम पार्टी में गए हैं जहांगीर तरीन की, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनको उस तरह से पजीराई मिलेगी। दिस गोज़ विदाउट सेइंग। जब हम ये कहते हैं कि PMLN में मियां नवाज शरीफ का वोट है और वो पिछले 40 साल से बरकरार है, वो इस वजह से बरकरार है कि मियां नवाज शरीफ की वजह से
जो सबको पता है। और ये इवन मियां नवाज शरीफ की बात नहीं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में उठा के देख लें, जब पीपल्स पार्टी टूटी थी फर्स्ट टाइम, जब सजा दी गई थी जुल्फिकार अली भुट्टो को, तो बड़े बड़े लोग थे, मुमताज भुट्टो, मुस्तफ़ा खैर, जतोई साहब थे, मुस्तफ़ा जतोई साहब थे, वो जब वहां से पार्टी से निकल गए तो उनको बिल्कुल पसीराई नहीं मिली थी, क्योंकि वो उस वक्त तक थी जब तक वो भुट्टो के साथ खड़े थे, पीपल्स पार्टी में खड़े थे। तो ये बेसिकली जरूर एक मसला लेकिन होता है जब मुस्लिम लीग नून से काफ निकाली छोड़ के तो वो उन लोगों को तो बड़ा बूम मिला, वो लोग तो बड़े पॉपुलर हुए, आज भी वो लोग हैं 99 के मार्शल लॉ के बाद करके मिले थे। नहीं, वो तो 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ की डायरेक्ट सरबराही में धांधली प्लान की गई थी और रिगिंग से नताइज हासिल किए गए थे। पहले फैसला होता था कि किसने जीतना है और फिर बता दिया जाता था कि ये रिजल्ट आएगा। 90% ऐसे ही हुआ था। आपको मैं एक बता दूं उस 2002 के इलेक्शन की कहानी, जिसमें इमरान खान भी हैं और जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ भी हैं। मुबश्शिर लुकमान इंटरव्यू उनसे ले रहे हैं और वो उनसे पूछें जनरल मुशर्रफ से कि आपका क्यों नाराजगी होगी इमरान खान, कि वो इमरान खान 90 से 100 सीटें मांग रहा था, मैंने उसको कहा था कि 8 से 10। अभी एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी चीफ ये टीवी पर कह रहे हैं कि मैंने उसको कहा था कि मैं तुम्हें दे देता हूं 8 से 10। ये आप खुद बताएं, उसके बाद उस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी रह सकती है? और वो इतने धड़ल्ले से बोल रहे थे कि उनको ये डर खौफ भी नहीं था कि कोई सुनेगा तो वो कहेगा कि भाई आप क्या प्लान कर रहे थे, आप कौन है, व्हाट वाज योर रोल, कि आपने कमिट कर दिया इमरान खान को 8 से 10, और चूंकि इमरान ने 8 से 10 नहीं माने तो आपने एक सीट उनको लेके दी। ये मतलब ये कोई जुबैर साहब, ये जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ या जिस तरह लोग छोड़ के गए, आप समझते हैं कि इससे एक बात तो बड़ी प्रूव हो गई है ना कि नज़रियात की कोई अहमियत नहीं है। बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े दावे, लीडर के साथ खड़े हैं, माथों पे गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, कोई सियासत से ब्रेक ले रहा है। उस दिन अब कोई मुंह छुपा रहा था, कोई अपना शर्मिंदगी से बैठा हुआ था, कोई मुंह अपना जो है ना वो झुका के बैठा हुआ था। मतलब कि आपके नज़दीक अब कोई सियासत में नज़रियात की कोई वक़्त, कोई अहमियत नहीं बची है? नहीं, बिल्कुल बची है। मैंने सियासत शुरू की थी 2012 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ, और वो एक नज़रिए पर, एक आइडियोलॉजी पर बेस करती थी। उसमें इकोनॉमिक प्लान भी उसका PMLN का था जो मुख्तलिफ था बाकी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। उसमें फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी एक डिफरेंस था। दैट इज़ व्हाट आइडियोलॉजी इज़ ना। और फिर मुझे तो सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त मैं तो टेक्नोक्रेट आप कह सकते हैं, आया था। हमारे साथ जितने थे, और मैंने मरियम नवाज के साथ पूरे पाकिस्तान के, आज़ाद कश्मीर के, गिलगित के, बल्तिस्तान के चप्पे चप्पे में गया हूँ। एक वर्कर मैंने नहीं देखा, एक लीडर नहीं देखा इस 3.5 साल में, मुश्किल तरीन हालात में, कि जो मायूस था। वो सब के सब जो थे उनके हौसले बुलंद थे, बावजूद इसके कि परसिक्यूशन भी हो रहा था, पकड़ धकड़ भी हो रही थी, डराया धमकाया भी जा रहा था, इंटिमिडेशन भी थी, थ्रेट्स भी थे, सब कुछ था। बावजूद इसके कि मरियम नवाज को एक बहुत लंबे अरसे के लिए उनका टिकर भी नहीं चल सकता था टीवी पर, या नवाज शरीफ नहीं आ सकते थे टीवी पर। लेकिन कौन हमारे लोग जब जेल में अरेस्ट हुए और जिस तरह से वो अपने आप को खुद पेश करते थे, चाहे ख्वाजा आसिफ थे, शाहिद खान अब्बासी थे, मरियम नवाज की आप एग्जांपल ले ले, वो जब जेल से आती थी पेशी के लिए तो उनका कैसे बॉडी लैंग्वेज होती थी, वो तसल्ली दे रही होती थी। सो ये तो अभी तो ये तो इतना सरप्राइज हुए हम कि ये दिस इज शॉकिंग। आप पीपल्स पार्टी को उठा के देख लें, 77 में ज़ियाउल हक ने आके क्या परसिक्यूशन नहीं की थी, फिर परवेज मुशर्रफ ने क्या नहीं किया था। लेकिन थोड़ा सा तो आप ठहरते हैं, थोड़ा सा तो हिम्मत दिखाते हैं। फिर फैला दिया सबको कि जी उनको इतना डराया गया है, उनको इतना डराया गया है कि जी वो खुद बेचारे इतने मजबूर हो जाते हैं। तो अली मोहम्मद नहीं है अभी तक जेल में, यास्मीन राशिद नहीं है, इजाज चौधरी नहीं है, वो दूसरे बहुत सारे लोग हैं, और जो फॉर्मर गवर्नर लोग खड़े हैं अभी, जो बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत सारे लोग खड़े, तो वो एग्जाम्पल है ना कि वो अगर खड़े होने के लिए आप तैयार होते तो आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मई 9 में लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जब आप ये ट्वीट्स कर रहे थे मई 9 की शाम को कि जी पूरे पाकिस्तान में अवाम निकल के खान के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, वो मोहब्बत का इजहार नहीं था। लीडरशिप को ये बताना चाहिए था कि भाई आप ये ना करें, आप कर क्या रहे हैं, ये मोहब्बत का इजहार नहीं है। आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर जाके हमले कर रहे हैं, शहीदों के मुजस्मे वो फेंक रहे हैं और तोड़ रहे हैं, और जो हमारे जो
जो 71 और 65 के जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं उनकी जाके आप तस्वीरें तोड़ रहे हैं। भाई अगर आपका गिला शिकवा है भी, मान लिया अगर गिला शिकवा है तो ये रवैया जस्टिफाई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ये रवैया जस्टिफाई है ही नहीं। मुझे ये बात में जो शहीद हो गया उसको क्यों आप सही जी लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया, जो बड़ा एक मुतालबा आया था अरसे दराज से आप लोगों का कि लेवल प्लेइंग फील्ड जब तक नहीं होगा इलेक्शंस नहीं हो सकते। नहीं क्यों? एक सेकंड, मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालिफाइड हैं आज? ये नहीं है, ही इज नॉट अलाउड टू बी पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो फिर कैसे होगी लेवल प्लेइंग फील्ड? 2002 में नहीं थे अलाउ, 2008 में अलाउ नहीं थे, 2018 में जेल में बंद किया हुआ था। तो सारी सेंचुरी गुजर गई है, 25 साल गुजर गए हैं कि मियां नवाज शरीफ स्वायद 2013 के इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? एक चीज प्रूव नहीं हुई, एक चीज उनके खिलाफ चार्ज नहीं हुआ, एक के जी टैक्स वो रिसीवेबल नहीं शो किया था, तो सारे के सारे इलेक्शंस में उनको लपेट दिया जाए। और कितने साल हो गए? 7 साल तो हो चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं। 2017 में जब डिस्क्वालीफाई किया था, डिस्क्रेडिटेड है वो जजेस और वो जो जजमेंट थी जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी का रेफरेंस देके किया गया था। तो उनको इसके लिए पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड तब होगा जब नवाज शरीफ को लंदन बैठे बैठे सारे फैसले उनके हक में हो जाएं, वो अहल भी हो जाएं, सारी सजाएं भी मुआफ हो जाएं, सब कुछ हो जाए और उनको पाकिस्तान आने की, ज़ाहिर रोका तो किसी ने नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान आए, उनको कोई पकड़े ना, सब कुछ नीट एंड क्लीन क्लियर हो जाए, फिर होगी लेवल प्लेइंग। होना तो ऐसे चाहिए, होना तो ऐसा ही चाहिए कि जिन्होंने कहा था ना, कुछ जजेस ने कहा था कि हिस्ट्री याद रखेगी ये जजमेंट पनामा के सिलसिले में जो दिया है, उसमें से कुछ जजेस ने ये कहा था बिल्कुल याद रखेगी। जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो की जजमेंट को याद रखा हुआ है, वो कोई अच्छे तरीके से नहीं याद रखी जाएगी। जस्टिस मुनीर को जैसे याद किया जाता है वैसे ही जस्टिस खोसा को याद किया जाएगा, वैसे ही जस्टिस साकिब निसार को याद किया जाएगा, जो वो पार्ट एंड पार्सल थे पीटीआई की टीम के, जिन्होंने प्लान का हिस्सा था कि ये इस प्रोजेक्ट को आपने कामयाब करना है, इमरान खान को किसी तरह से हुकूमत में लाना है और हुकूमत में लाने के लिए मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना है, उनको जेलों में डालना है, उनकी साथ वही एपिसोड रिपीट तो नहीं हो रही? सुन लेना, अब वही एपिसोड रिपीट तो नहीं हो रही? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को लॉन्च करके ग्रुप बना के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को तोड़ने के लिए या सिर्फ उनको शिकस्त से 2-4 करने के लिए, वो सब कुछ रिपीट हो रहा है। इससे हमारा क्या ताल्लुक है? इससे हमारा क्या ताल्लुक है कि जी उनको तोड़ा जा रहा है? मतलब मैंने तो नहीं अली जैदी को कहा कि आप इतनी जल्दी क्रम्बल कर जाएं, मैंने तो नहीं कहा इमरान इस्माइल को कि आप बगैर कोई रेजिस्टेंस किए हुए आप गिर जाएं और अपने आप को एक नई पार्टी का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। और वो भी बहुत से वजूहात हैं जिस वजह से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आमिर कियानी को मैंने तो नहीं कहा कि एक दिन पहले आपने कहा कि मैं सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं ये कहने की कि जी उनको तोड़ा जा रहा है और उनको ये किया जा रहा है। और अगर वो टूट रहे हैं, इस माहौल में टूट रहे हैं, तो फिर गलती भी उनकी अपनी है। जिस तरह से अगर हमारे लोग खड़े थे, जेलों में भी गए थे, आपका क्या ख्याल है? मेरे तो पीटीआई से इसका बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, मेरे तो सब बड़े जानने वाले थे। 2017 के बाद मैं तो सारे ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकता था, डराया भी गया, धमकाया भी गया, इंसेंटिव भी दिया गया। क्यों खड़ा रहा मैं? इसलिए खड़ा रहा कि एक आइडियोलॉजी होती है, जरूरी नहीं होता कि हर वक्त आप हुकूमत का हिस्सा हो, आपको दोनों चीजों के लिए तैयार होना पड़ता है। मुश्किल हालात इस बात पे आप दोनों भाई एक ही पॉइंट पे हैं। ये एक कॉमन पॉइंट है कि आप दोनों भाई एक चीज पे खड़े हुए हैं। असद उमर साहब भी जो हैं वो भी खड़े हुए हैं अभी तक। उन्होंने पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दिया है, लेकिन पार्टी को उस तरीके से छोड़ा नहीं और ना ही कहीं और गए हैं वो। जी बिल्कुल। अच्छा, ये इलेक्शंस होंगे अब 12 अगस्त को, तो ये सब सिस्टम जो है ज़ाहिरा असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाएंगी, केयर टेकर सेटअप आ जाएगा। अभी खोसा साहब थे मेरे साथ, वो कह रहे थे टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है और फिर उसी तरह तवालत इख्तियार करेगा जिस तरह पंजाब और केपी में हो रहा है। पंजाब और केपी में तो टेक्नोक्रेट सेटअप नहीं आया था। नहीं मतलब कि नहीं, बिल्कुल उनका कहने का मतलब जिस तरह इलेक्शन यहाँ डिले हुए हैं ऐसे यहाँ पे भी होंगे। देखिए, मैं तो उन लोगों में शामिल हूँ शाजिया जो समझते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्टोरल प्रोसेस होना चाहिए अक्टूबर के महीने में। अगर अगस्त में असेंबली अपने वक्त पर तहलील होगी, ये ऑप्शन हुकूमत के पास मौजूद है कि उसको हफ्ता पहले करके
और नवंबर में इलेक्शन कराते, वो दैट इज़ विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो उनकी मर्जी है। लेकिन मेरे नज़दीक, और चूँकि आपने बजट के हवाले से भी बात की थी, तो बजट 12 महीने का एक उसका आदाद व शुमार होते हैं। अगर नवंबर में इलेक्शन होते हैं और दिसंबर में एक हुकूमत नहीं आती है तो आधा साल तो गुजर चुका होगा इस फिस्कल ईयर का। मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में मईशत पर इमीडिएट फोकस की ज़रूरत है। जो पिछले एक साल में अगर हालात उस तरह से अच्छे नहीं हुए तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि आप एक साल में वो इक़दाम नहीं ले सकते जिससे आप मईशत को सही राह पर लगा सकें। उसके लिए आपको बड़े फैसले करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए होता है, वो 2-2, 3-3 साल का एक इन्वेस्टमेंट होती है, फिर जाके नताइज आने शुरू होते हैं। तो जितनी जल्दी वो शुरू होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ये मेरा मानना है। मैंने तो नहीं सुना कहीं भी कि केयर टेकर सेटअप आएगी और केयर टेकर सेटअप आपको आगे लेके जाएगी। पाकिस्तान, इफ पाकिस्तान नीड्स एनीथिंग, पाकिस्तान नीड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। उसमें ये नहीं है मतलब कि अगले इंतखाबात में कोई ऑपोजिशन ना आए, भरपूर ऑपोजिशन हो, बड़ी इफेक्टिव ऑपोजिशन हो जो रिप्रेजेंट करे अवाम के उन मसाइल को जो अवाम समझते हैं कि हुकूमत नहीं कर रही। तो इसी तरह से मीडिया का रोल होता है। तो ये तो हमारी भी ख्वाहिश है कि एक पाकिस्तान में असेंबली आए, वो ऐसी असेंबली हो जिसमें एक इफेक्टिव ऑपोजिशन हो और फिर हुकूमत अपना वो तरजीहात के मुताबिक, पाकिस्तान में कभी भी मईशत के हवाले से इतने बड़े चैलेंजेस नहीं थे जितने आज हैं, और उसको इमीडिएट टेकअप करने की जरूरत है। अगर आप जितना डिले करते जाएंगे उतने ज्यादा हालात खराब होते जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है? देखिए, सीट एडजस्टमेंट हर एक के साथ हो सकती है, पहले भी होती रही है। होगी या नहीं होगी, मैं तो इस पोजीशन में अभी नहीं हूँ कहने के कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारे ज़बरदस्त रिलेशनशिप हैं और काफ़ी अरसे से हैं। हमने इफेक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले किया नेशनल असेंबली में और पंजाब असेंबली में, और हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। फिर जब हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो वो हमारे साथ साथी आज भी हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, और हुकूमत का हिस्सा होने के नाते अगर अवाम में कोई मुश्किलात अगर वो समझती है कि डिलीवर नहीं हुआ तो जितने हम जिम्मेदार हैं उतने पीपल्स पार्टी भी जिम्मेदार है। आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता। वी आर टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, उनका अपना प्लान है, अपना वो समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे ले जाने का क्या तरीक़ेकार है, हमारा अपना है। क्या कोalition कोई बनेगी, सीट एडजस्टमेंट होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ, शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पीडीएम हुकूमत तो आइंदा माली साल का बजट पेश करके खुशी के शादियाने बजा रही है, फूले नहीं समा रही है कि हमने बहुत मुश्किल मुआशी हालात में बहुत अच्छा और ज़िम्मेदाराना बजट दिया है। लेकिन कौमी असम्बली से बाहर बैठी अपोजिशन जमातें हुकूमती बजट से मुतासिर नज़र नहीं आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लामी हो, ये वफाकी बजट को बज़ाहिर पुरकशिश मगर मसनूई और तारीख का बदतरीन बजट करार दे रहे हैं। अपोजिशन जमातों की तरफ से इस आकदार पर आदाद शुमार पर टेम्परिंग के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं कि हुकूमत ने महंगाई को कम करने का रोड मैप बजट में क्यों नहीं दिया है। सियासी जमातों की तरह कारोबारी बिरादरी भी बजट पर अपना मिला जुला रद्द-ए-अमल उसका इजहार कर रही है। कोई से बहुत अच्छा तो कोई बहुत बुरा बजट कह रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि हुकूमत ने जो हाफ खसारे का बजट दिया है इससे IMF मुतासिर हो पाएगा और पाकिस्तान को आसानी से IMF से बेल आउट पैकेज क्या मिल सकता है या पाकिस्तान को मजीद सख्त शराइत का सामना करना पड़ सकता है। क्या वाकई पाकिस्तान का IMF के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है। डॉक्टर साहब बार बार जिक्र करते हैं एक प्लान बी का कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। ये प्लान बी है क्या, आवाम के सामने क्यों इसे नहीं लाया जा रहा है। और जो हुकूमत ने 9,200 अरब का जो टैक्स रेवेन्यू का तखमीना लगाया है, क्या ये काबिल हुसूल है। सवाल उठ रहा है कि बजट में हुकूमत ने जिन मराहत का ऐलान किया है, क्या इसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क में सरमाया लाने पर तैयार हो जाएंगे। इस बजट में अवाम को के लिए क्या रिलीफ है, अवाम के लिए क्या ऐसा है बजट में जो अवाम के लिए पुरकशिश हो। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे मौशियात डॉक्टर इकरामुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, हुकूमत तो भूले नहीं समा रही है कि पिछले एक साल से जो मुल्क के इतने मुआशी हालात ख़राब हुए हमारे, उसमें इससे शानदार बेहतरीन बजट हो ही नहीं सकता था। आप अग्री करते हैं इससे? जी नहीं, ये बिल्कुल नामुनासिब बात है।
दरअसल जेब बिल्कुल खाली है और आपने देखा कि सिर्फ सूद की मद में जो रकम रखी गई है वो अदा करने के बाद और सूबों को देने के बाद हम नेगेटिव से शुरू कर रहे हैं। तो गोया के सारे का सारा जो बजट आउटले है वो दरअसल उधार से होगा और कर्जे लेने से होगा। तो गोया ये क्लासिकल केस हुआ जो है हमारा डेट ट्रैप का, कि जिसमें आपको इवन सूद की अदायगी के लिए भी मजीद कर्जे लेने पड़े हैं। जो डेट रिटायरमेंट के बारे में या डेट मैनेजमेंट के बारे में तो कोई वाज़े इकनॉमिक पॉलिसी नजर नहीं आई। बजट में सबसे पहले ये होता है कि हुकूमत कोई अपनी फिजिकल और इकनॉमिक पॉलिसी तय करती है और फिर उसके मुताबिक बजट बनाती है। इसलिए यहाँ तो दोनों चीज़ें गायब हैं। सिर्फ एक जिसे कहते हैं आम हमारे लोगों की जुबान में समझाएं तो अदाद-ओ-शुमार का गोरख धंधा है, मगर आम जुबान में लोगों को समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि आपकी आमदनी जीरो है और आपने अखराजात जो है वो शानदार रख दिए हैं। अब देखिए ना, तनख्वाहों में इजाफा 600 अरब रुपया, ये आप कहाँ से निकालेंगे? आपका जो डेट में है, कर्जों की सूद की मद में 7,303 अरब उसमें निकल जाना है। फिर आपने जो तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है 600 अरब रुपया, ये आप कहाँ से निकालेंगे? जी वही मैं अर्ज कर रहा था कि सूद देने के लिए भी मुकम्मल पैसे, अगर आप देखें इसी बजट के अंदर तो लिखा हुआ है कि सूबों को वफाक के महासिल में से 57.5% देने के बाद वो 58, अब जाहिर है कि वो तो सूद के बराबर भी नहीं है। तो डिफेंस का सारा बजट, जो हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का बजट, जो अभी आपने फरमाया हमारे जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं उसका जो है इजाफी बोझ, फिर इसमें सब्सिडीज 1,000 रुपये शामिल की हैं, फिर 950 बिलियन का तो डेवलपमेंट बजट रखा है। तो दरअसल मेरा ख्याल है कि उन्हें ये पता है कि अब अगस्त में ये हुकूमत तो ख़त्म हो जाएगी, तो ये बजट तो नहीं रहेगा और सप्लीमेंट्री बजट आएंगे और हमारे अब मिनी बजट आ ही रहे हैं हर साल में 2-2, 3-3। तो ये 3% ग्रोथ रेट जीडीपी का, ये कितना आपको लगता है कि ये पॉसिबल है अचीव करना? क्योंकि पिछली जो ग्रोथ रेट जो 0.29 बता रहे हैं वो भी नेगेटिव में, माशी माहिरीन के मुताबिक नेगेटिव में है, जिसको पॉजिटिव पेश किया जा रहा है IMF को भी दिखाने के लिए। तो ये आपको लगता है कि जो 4% इन्होंने ग्रोथ रखी है ये मुमकिन है? कि इस हालात में इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और इन फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें आपका जो डिस्काउंट रेट है वो तो खुद स्टेट बैंक का 21% है, जो इस हमारी आप देखें इन्फ्लेशन जो है वो हाईएस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में कारोबारी 21% आपके इंटरेस्ट रेट पे, एक्सचेंज रेट पे कौन आपके साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, सरमायाकारी करेगा? इट्स टू मच। ये सरमायाकारी के जो पहले बिजनेस लगे हुए हैं वही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए अगर उनको सबसे महंगी बिजली मिल रही है, रिकॉर्ड किस्म की इन्फ्लेशन है, पैसे की बेकदरी हो चुकी है, सप्लाई लाइंस डिस्टर्ब हो चुकी है, इंपोर्ट पे एम्बार्गो है, तो इंडस्ट्रियां तो बंद हो रही हैं और वो रोजगार लोगों का जा रहा है। जब ये मैशत के हालात हो तो कहाँ से टैक्सेस होंगे, कहाँ से जो है वो हमारी ग्रोथ होगी? ये तो मुश्किल सूरत हाल को और मुश्किल बनाने वाली बात है। मैं कहता हूँ कि ये रेसिपी फॉर डिजास्टर है। आप अगर ये पॉलिसी चली तो जिसमें आपकी मॉनेटरी पॉलिसी बहुत टाइट है, आपने और टैक्सेस लगा दिए हैं, जो सनतें डूब रही थी उनके ऊपर आपने सुपर टैक्स और बढ़ा दिया है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग ये 9,200 अरब इन्होंने इजाफी लगा दिया, ये कैसे इकट्ठा होगा? वही मैं अर्ज कर रहा था कि जो सनतें पहले ही मुश्किलात का शिकार है उनके ऊपर आपने सुपर टैक्स का रेट जो हाई ब्रैकेट पे 10% कर दिया है। फिर आप चाह रहे हैं कि उनके डिविडेंड को भी 15% टैक्स करें, तो उनका फिर आपने बैंक से पैसे निकलवाने हैं, आपने उस पर भी पैसे देने हैं। 1 लाख रुपया निकलवाएं तो 600 रुपया कटेगा। पैसे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डाल दिए हैं। तो देखिए ये तो हदफ तो पूरा होने वाला नहीं है। इन इकोनॉमिक हालात, इन माशी हालात में ये तो पूरा होने वाला नहीं है। मगर उससे भी जो बहुत अफसोसनाक बात वो ये है कि एक दफ़ा आप कहते हैं कि जी जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन पर टैक्स लगाते चले जा रहे हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई कि जैसे आपको याद होगा कि एक दफ़ा जो मिफ्ता साहब ने आखिरी बार बताया था उसमें उन्होंने ये 2018 की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था जो रिटर्न फाइल नहीं करेगा फिर वो ना ज़मीन खरीद सकेगा ना ही गाड़ी खरीद सकेगा। इस तरह का कोई उन्होंने स्टेप नहीं उठाया और डॉक्यूमेंटेशन की तरफ भी जाने की बजाय मज़ीद लोगों को उससे मुतनफ़र करने की कोशिश की गई है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो पॉलिसीज़ का तसल्सल था उसका बिल्कुल उलट किया है
और जो पिछली हुकूमत के ज़माने में या उससे पहले इन्होंने कोशिश की थी कि हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएं और मईशत को अगर अब इस साल इलेक्शंस हो जाते हैं, नई हुकूमत आती है, तो जाहिर है वो तो बजट पे तरमीम करने का हक रखती है। वो अपनी सूरत हाल के सिचुएशन के मुताबिक आप समझते हैं जाहिर है इसमें तरमीम कर सकते हैं। ये खुद भी आए तो वो तरमीम करेंगे और कोई और आएगा तो वो तो बिल्कुल ही इसको नहीं करेगा। और ये तो इन्होंने खुद भी एक साल में 3 दफ़ा मिनी बजट दिया था और ये फौरी चेंज करेंगे। ये तो मेरा ख्याल है सिर्फ खाना पूरी के लिए किया गया है कि चलिए हम 13-12 अगस्त को तो इसकी मुद्दत पूरी होने वाली है असम्बली की, तो एक फिगर दे दी गई है और एक साफ समझिए डिनाइल मूड में है जो गलतियां हुई हैं और जो पिछले साल आपको याद है कि हमें दोबारा बजट पेश करना पड़ रहा था IMF की वजह से, IMF को राजी करने की वजह से, इसके प्रोग्राम की वजह से। अभी भी तो IMF के साथ हमारे मसाइल चल रहे हैं, तो माशी माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि हर 4 महीने बाद 3 महीने बाद हमें नया बजट देखने को मिलता रहेगा। ये बिल्कुल मिलता रहेगा और ये IMF के जो अभी मसाइल चल रहे हैं वो जब तक कोई स्टेबल हुकूमत अगले 5 साल के लिए नहीं आ जाती, वो कोई हमसे प्रोग्राम ना नया करेंगे और ना ही इसको जारी रखने की बात करेंगे। तो ये आपको डॉलर कहीं पे रुकता हुआ नजर आ रहा है? ये उसके में भी देखिए जो डार साहब के आने के बाद पहले तो उन्होंने जहाज पे बैठे कहा मेरी वजह से इतना सस्ता हो गया, मगर ये डॉलर तो इसकी इस वक्त पाकिस्तान जो है एक सख्त डॉलर क्रंच में है और उसकी वजह से इंपोर्ट भी बंद है। जो डिमांड है ये तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती रहेगी और पैनिक जो है लोग होकर भी ले रहे हैं कि पाकिस्तानी करेंसी तो गिरती जा रही है। और आपको पता है अफगानिस्तान की भी सारी इंपोर्ट हम ही डॉलर टर्म में फाइनेंस कर रहे हैं, हम मंगवा के फिर उनको पाक रुपीज़ में दे रहे हैं। तो बहुत बड़े बड़े होल हैं और डार साहब ने खुद भी ये एडमिट किया है कि बहुत बड़ी स्मगलिंग भी हुई है और बहुत से लोगों ने ये डार साहब जो प्लान बी का जिक्र कर दिया और बड़ा पूरा एतमाद लहजे में वो बड़ा कॉन्फिडेंट हमें नजर आते हैं कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, प्लान बी की बात तो करते हैं बताते नहीं है। वो क्या प्लान बी है बाय द वे? दिसंबर तक तो बाहर क्या जो अदायगियों का मामला है उसमें जो 3.2 बिलियन का रोल ओवर जो है चाइना से मतवक्को है, तो दिसंबर तक तो पाकिस्तान को जो पेमेंट्स का अरेंजमेंट है और उसके बाद बाहर प्लान बी वगैरह तो गुफ्तगू है, मगर बाहर क्या मेरा ख्याल है कि डिफ़ॉल्ट तो कोई ऑप्शन नहीं है और होगी भी नहीं। मगर बाकी जो मईशत की सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए स्टेबलाइजेशन की तरफ पहले जाना था, फिर हम वहाँ से जो है वो उसको रिवाइवल की तरफ जाते और अभी जो डेवलपमेंट है वो तो बहुत दूर की बात है। तो मेरा ख्याल है पहला मरहले में तो स्टेबलाइजेशन ही अगर हम कर लेते और अपनी समत दुरुस्त कर लेते तो वही बहुत बड़ी बात होती, मगर उसमें भी संजीदगी नज़र नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मुआशरात डॉक्टर मुल हक साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।